हेलो गाइस, शुरू करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी और जिसमें से हमारी लास्ट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हरिंदानी ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होता क्या है, आपने ऑस्मोसिस नाम सुना है, बायोलॉजी वालों ने सुना होगा जनरली। वैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, पहले हम ऑस्मोसिस समझते हैं फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं। ठीक है, तो इसमें सब हेडिंग ले लीजिए ऑस्मोसिस। चलिए, जस्ट सपोज कि ये आपके पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। आपने इनको एक मेम्ब्रेन से अलग अलग कर रखा है, ये कहलाती है आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किससे, इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिव पार्टिकल को ही जाने देगी, या यूं कहें कि ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल कैन पास थ्रू। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, सेलोफेन की मेम्ब्रेन होती है ना, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, या हम परचमेंट की मेम्ब्रेन बना के भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है और मैं ये कहता हूं ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ए की जो कंसंट्रेशन है मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसको हम बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये आपके पास सॉल्यूशन बी जो है इसकी कंसंट्रेशन ए के कंपेयर में कम है, तो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, मोर कंसंट्रेशन, देखिए बेसिक से समझते हैं। मोर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है उससे और सॉल्वेंट ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट कम है उससे, और ये कम कंसंट्रेटेड है यानी कि इसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। अब देखिए, अब जैसे इन दोनों सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल करके आप अलग करेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट यहां पर ज्यादा है तो यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर की तरफ डिफ्यूज होने लग जाएगा। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही ले जाएगी, तो सॉल्वेंट किधर मूव कर रहा है, बी से ए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर, यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लेसर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ मोर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, यह आपका ऑस्मोसिस होता है। इसको लिख लीजिए, अभी मैंने डेफिनेशन बोली वो, और अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं। जिसको हम पाई से बताएंगे। ठीक है, डेफिनेशन वही है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लेस कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। चलिए, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ये क्या चीज होती है, चलिए सपोज कीजिए आपने इस तरह का कंटेनर ले रखा है जिसमें आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको सेपरेट कर रखा है। ठीक है, और यहां पर आपने सॉल्वेंट भर रखा है और यहां पर आपने कोई सॉल्यूशन भर रखा है और यहां पर आपने एक पिस्टन लगा दिया है ताकि आप इस पर प्रेशर लगा सकें। इस वक्त इसमें कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब क्या होगा, आपने सॉल्वेंट इधर डाला है तो सॉल्वेंट कहां पर जाता है, ऑफ कोर्स यहां पर जाता है और ये सॉल्यूशन है। होगा क्या, सॉल्वेंट का पार्टिकल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होकर के सॉल्यूशन की तरफ आएगा। क्लियर, अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां से प्रेशर लगाऊं और इस सॉल्वेंट के पार्टिकल को इधर आने से रोक दूं। तो जिस प्रेशर पर ये सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां आने पर रुक जाए उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
बना लीजिए इसको और लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, द एक्सेस प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, किधर लगाया हमने प्रेशर, सॉल्यूशन साइड, तो लिख सकते हैं द एक्सेस प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड दैट जस्ट स्टॉप मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए आइए, अब क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज हमारे लिए, कैसे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। प्रैक्टिकली हमने ये पता कर रखा है कि पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT। C क्या होता है, कंसंट्रेशन, बहुत ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी, है ना, यानी कि मोल पर लीटर। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट के क्या क्या बताइए, क्या क्या होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन या 8.3 जूल पर मोल केल्विन। अब देखिए, लीटर एटमॉस्फेयर और जूल दोनों ही एनर्जी की यूनिट है ना, या किलो जूल भी कर सकते हैं। और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, केल्विन में, है ना। अब मुझे ये बताइए कि R की वैसे और भी वैल्यू होती है, 2 केल्विन भी होती है, याद होगा आपको, पर मोल केल्विन। अब R की कौन सी वैल्यू रखेंगे, देखिए समझ सकते हैं, कंसंट्रेशन रखा आपने मोल पर लीटर में, R क्या रखना है बाद में सोचते हैं, ये क्या है, केल्विन, और ये किसका फॉर्मूला है, पाई का। तो ऐसा क्या रखूं मैं कि यहां पर प्रेशर की यूनिट आ जाए, लीटर कट जाए। लीटर कहां कटेगा, जब आप ये रखते हो, अगर मैं यहां रख देता हूं लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया, लीटर से लीटर कट गया, मोल से मोल कट गया, आपका आंसर एटीएम में आ जाएगा। यानी कि आपको अगर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ले रहे हो तो यहां पर R की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे पहली चीज है एक्सो ऑस्मोसिस, ये क्या वाला होती है, देखो अगर आपने किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है, ये कोई सेल है और आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसको रख दिया है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा का मतलब सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट कम है तो अंदर से सॉल्वेंट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आएगा, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर। और धीरे 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 ये सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और इस तरह से अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। The plasmolysis. What is plasmolysis? The shrinking of a cell, the shrinking of an animal cell when it is kept in hypertonic solution due to exoosmosis. दूसरा एंडोऑस्मोसिस, ये क्या होता है, जरा सोचिए, इसी सेल को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, ये आपके पास सेल है और आपने इसको रख दिया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक यानी कि कम कंसंट्रेशन। कम कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट कम का क्या मतलब है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से ये अंदर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। जब ये वाटर अंदर आएगा तो दो काम हो सकते हैं। पहली बात, अगर ये एनिमल सेल है तो ये बड़ी हो जाएगी, पानी आएगा, फूलती जाएगी और उसके बाद में फट जाएगी। एनिमल सेल है तो ये बस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्लांट होता है, प्लांट सेल है, तो पानी अंदर आएगा, ये बड़ी होती जाएगी और फटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल इसको फटने से बचा लेता है। तो हम यहां लिख सकते हैं सेल स्वेल्स अप, ठीक है, ड्यू टू सेल वॉल इट वॉन्ट बस्ट। तो ये हमारा एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, हाइपोटोनिक ये सब हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस।
तीसरा इसमें भी लिखें, एक्सो हो गया, एंडो हो गया। अगला लिखिए रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी अच्छी चीज है। ठीक है, अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, सपोज कीजिए हमारे पास जो कंटेनर था, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और इसको आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। यहां आपने सॉल्यूशन रख दिया है और यहां पे आपने पिस्टन लगा दिया है ताकि आप प्रेशर लगा सकें, और इधर आपने सॉल्वेंट रख दिया है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट है यानी कि पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी यहां से इधर की तरफ इससे पास हो रहा है, ये क्या है ऑस्मोसिस। अब आपको इसको रिवर्स कराना है, यानी कि यहां पर आपको एक्सटर्नल प्रेशर लगाना है। आपने लगाया 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 और उतना लगा दिया जितना कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर था। ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे तो इसका ये रुक जाएगा, ऑस्मोसिस रुक गया। अब इस एक्सटर्नल प्रेशर को उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दीजिए। जैसे आप ज्यादा लगाएंगे तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी, इसका सॉल्वेंट इधर जाने लग जाएगा, इधर जाने लग जाएगा, यानी कि ऑस्मोसिस को आपने रिवर्स कर दिया। और यहां पर अगर सॉल्वेंट का लेवल जो है वो, सॉल्वेंट का लेवल जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। इसका ऊपर की तरफ बढ़ना बताता है कि आपने रिवर्स ऑस्मोसिस चालू कर रखा है। ठीक है, चलिए ये भी लिखिए, बना लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके और लिखिए, द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड if a pressure more than the osmotic pressure is applied at the solution site. In this case pure solvent starts passing through the semi permeable membrane. Semi permeable membrane, this is called reverse osmosis. अब इसका एप्लीकेशन क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस से ही आपका नमक बनाया जाता है। अब नमक कैसे बनाता है जरा सोचिए, यहां पे मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, जैसे मैं एक्सटर्नल प्रेशर जैसे करूंगा, सॉल्ट सॉल्यूशन कहां से मिला है आपको, समुद्र से मिला है, तो समुद्र में क्या है पानी, समुद्र का पानी खराब है, तो यहां से जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहां से वाटर जो है वो इधर चला जाएगा, यहां क्या बचेगा, सॉल्यूट बचेगा, और सॉल्यूट क्या है सॉल्ट, तो आपको इस कंटेनर में सॉल्ट मिल जाएगा, इसका सारा पानी आप इधर की तरफ निकाल सकते हैं। तो दिस इज सॉल्ट मेकिंग फॉर्मूला, सॉरी दिस इज सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, लिखिए, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml of 3.4% solution of urea and 100 ml of 1.6% sucrose solution at 293 कैलोरी। ट्राई कीजिए एक बार, चलिए देखते हैं क्या चीज है। आपको बोला है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपने यूरिया और सुक्रोज मिक्स कर रखा है, तो इसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दीजिए, सुक्रोज के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दीजिए और दोनों मिला दीजिए, तो आपका टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, सिंपल। अब यूरिया का कैसे निकालेंगे इसको बात करते हैं। यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा यूरिया की कंसेंट्रेशन R और T, सुक्रोज का होगा सुक्रोज की कंसेंट्रेशन R और T। अब चूंकि ये क्या है सेम टेम्परेचर है, RT कॉमन हो जाएगा, तो यूरिया की कंसेंट्रेशन प्लस सुक्रोज की कंसेंट्रेशन को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ सकता है। कंसेंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब यूरिया कितना है आपके पास 3.4 सॉल्यूशन 100 ml, यही है ना, 3.4% 100 ml सॉल्यूशन,
ठीक है, इसका मतलब है कि 3.4 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला है ग्राम में वेट, यूरिया का 60 होता है, वैसे आप इसमें निकाल भी सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है अपन मॉलिक्यूलर वेट 100 ml सॉल्यूशन इनटू 1000। आइए सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज कितना है, 1.6%, 100 ml सॉल्यूशन। तो इसी कंसंट्रेशन निकालिए, मोलैरिटी ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सुक्रोज 342 होता है, याद कर लें, और 100 ml, ठीक है। आर तो पता ही आपको, ठीक है। तो आर आपके पास लेना है 0.0821 और टेम्परेचर दिया है इसमें 293 केल्विन। तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भगवान झूठ ना बुलवाए, ये आएगा 7.38 atm। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे तो आ जाएगा। तो दिस वाज द आंसर, ठीक है। अगला ट्राई करते हैं। अगला आपको ट्राई करना है ना घर पे, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन मैं अपने टेस्ट पेपर में दिया करता था, इसका मतलब थोड़ा अच्छा है, दिमाग आगे करेंगे हो जाएगा। नहीं तो फिर मुझसे पर्सनली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। लिखिए, नंबर स्क्रीन की सबसे पहले एक लोगो आता है, उसमें है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, 2 एलिमेंट है ए एंड बी, फॉर्म्स कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला, ये 2 कंपाउंड बनाते हैं, हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4। चलिए फिर आगे लिखिए, when dissolved in 20 gram benzene, when dissolved in 20 gram benzene, 1 gram AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram AB4 whereas 1 gram AB4 lowers it by 1.3 Kelvin, ठीक है। AB2 लोअर करता है 2.3 केल्विन और इसको मिलाते हो तो 1.3 केल्विन का लोअर करता है। और आपको केफ दिया हुआ है बेंजीन के लिए, केफ इसमें दिया है 5.1 केल्विन किलोग्राम। और हाँ ठीक है, पूछा है कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट एटॉमिक मास ए एंड बी। तो जो मेरे पास आंसर है ए का आएगा 25.57 mu और इसका आएगा 42.64 mu, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कर लेना। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, वैसे अभी तक ऐसा तो क्वेश्चन देखा नहीं बट एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूं कि कॉपी में टॉप पर कहीं पे लिख लेना कि केएफ और केडी निकालने का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है RMW TF स्क्वायर 1000 डेल्टा H। F है तो फ्रीजिंग के लिए और केडी का भी सेम है, RMW TB स्क्वायर 1000। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देकर के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन की बात करें, केएफ ना दे तो केएफ निकाल लेना। एमडब्ल्यू क्या है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। आर गैस कांस्टेंट, अभी बताया था। और ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और ये बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वॉन हॉफ फैक्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर का, उसमें क्वेश्चन जनरली गलत हो जाते हैं, लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है।
तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और कोई बात हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर गाइस।